एनसीईआरटी का सिलसिला चालू है और ये है आज इतिहास का क्लास। पिछले क्लास में हमने ज्योग्राफी को खत्म किया, यानी क्लास 6 का ज्योग्राफी माय डियर पूरी तरह से खत्म हो गया है और ये है क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है। यानी चैप्टर नंबर 1 इतिहास को पहले ही पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ है और ये है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें मैं बता देना चाहूंगा एक बात और बता देना चाहूंगा एक बात आपको कि बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप बुक पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक में जितना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है लिखा हुआ, जितना इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिखा गया है, साथ ही साथ सारे फोटो फिगर को इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक ना। लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं तो आप बुक पढ़ सकते हैं और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। इतना विश्वास कर सकते हैं इस लेक्चर पे कि क्लास 6 या जो भी यहाँ पे होने वाला है उसको पूरी तरह से फिगर के साथ पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको बेहतर समझ बन सके इस सब्जेक्ट में। तो एक शब्द है जो हमेशा आता है आखेटक। आखेटक का मतलब होता है खाद्य संग्राहक, हंटर गैदर्स। भोजन की तलाश में एक से दूसरे जगह घूमते रहते थे। देखिए नाम है क्या, आखेटक। आखेटक क्या है? खाद्य संग्राहक, यानी भोजन को स्टोर करके रखना इनका काम होता था। खाने के चक्कर में रहते थे, बस खाने के चक्कर में रहते थे, खाने के चक्कर में इधर उधर जाते थे और जो एक्स्ट्रा खाना रहता था उसको स्टोर करके रखते थे। इनके औजार किससे बने होते थे? पत्थरों के बने होते थे, लकड़ियों के बने होते थे और हड्डियों के बने होते थे। इनके रहने का प्रमाण कहां कहां से मिला है? यानी आखेटक जो है उनके रहने का प्रमाण भीमबेटका से मिला है, हुंसगी से मिला है और कुरनूल की गुफाएं से मिली है। अब भीमबेटका के बारे में देखिए, भीमबेटका एमपी में है। यहाँ कुछ गुफाएं और कंदराएं मिलता है नर्मदा नदी घाटी के पास। यानी भीमबेटका कहाँ पे है बताइए, किस राज्य में? तो भीमबेटका है एमपी में, नर्मदा नदी के पास स्थित है। यहाँ पे कुछ गुफा मिला है यानी केव्स मिला है और कंदराएं रॉक शेल्टर्स यानी कि चट्टान का जो अंदर का वही गुफा हो गया, वही आवास मिला है। यानी इस स्लाइड में आप सब तमाम चीज आप जान गए होंगे कि आखेटक माने क्या होता है। खाद्य संग्राहक, भोजन के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते थे। इनके जो औजार होते थे लकड़ियों के, पत्थरों के बने होते थे और हड्डियों से बने होते थे। इनका रहने का प्रमाण कहाँ से मिला है? भीमबेटका से मिला है, हुंसगी से मिला है और कुरनूल की गुफाओं से मिला है। यहाँ राख के अवशेष मिला है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि कुरनूल की गुफाएं से किसका अवशेष मिला है बताइए? राख का अवशेष मिला है। अब यहाँ पे फिगर कुछ दिखाया गया है। पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। बाईं ओर यानी इधर की ओर ये वाला फिगर देखना है। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यानी इस पत्थर का प्रयोग जड़ को खोदने के लिए किया जाता था। वैसा जड़ जिसको आदमी खाता है या खाता था उसको खोजने के लिए किया जाता है। दाईं ओर ये जो औजार है इनका जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यानी जानवर से बना जो वस्त्र है उसको सिलने के लिए इस पत्थर का उपयोग किया जाता था। और इसका उपयोग किसमें किया जाता था? वैसा जड़ जिसको खाने के लिए यूज किया जाता था। अब ये शैल चित्रकला यानी रॉक पेंटिंग, पत्थरों पे चित्र बनाया जाता था। देखिए जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण एमपी यानी मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग का अवशेष कहां से मिला है? पत्थरों पर जहां चित्र बनाया जाता था मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इसमें ये याद रखिएगा जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण। देखिए सजीव चित्रण कहने का मतलब ऐसा प्रतीत होता है उस फोटो के देखने के बाद कि वास्तव में अभी जिंदा है। सजीव चित्रण मतलब क्या? कि एकदम वास्तविक रूप। इतना समझ में आया? दिन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि कौन सा पूरा जो स्थल मिला है, पुराना जो स्थल मिला है, पूरा पसानी कौन है, नौ पसानी कौन है, महापसानी कौन है। तो यहाँ पे हम सबको एनसीईआरटी से क्लास 6 का जो है उससे खोज के लिख दी, यहाँ पर रट जाइएगा। भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं, ये 3 को याद रखिएगा। पूरा पसानिक पूरा स्थल में, पूरा पसानिक पूरा स्थल जो एमपी का जो भीमबेटका है, हुंसगी कर्नाटक और कुरनूल की गुफाएं। वहीं पे अगर नौ पसानिक पूरा स्थल की बात किया जाए तो बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोलडिलवा, महागढ़ा, चिरांद, दावोजली,
हेडिंग, हल्लूर और पय्यमपल्ली, ये सारे जो पुरास्थल मिले हैं, जो अवशेष में जो पुरास्थल मिला है, ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। वहीं महापाषाणिक पुरास्थल की बात किया जाए तो ब्रह्मागिरी और आदि चनलूर 2-3 बार पढ़िएगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ये याद रखना है आपको कि महापाषाणिक पुरास्थल में कौन है, ब्रह्मगिरी और आदि चनलूर। पूरा पाषाणिक पुरास्थल बोलेगा तो भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल की गुफाएं, बुरजोह, मेहरगढ़, कुलडिलवा, महागढ़ा, चिरांद, दाओजली, हेडिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली, ये सब जो है नवपाषाणिक पुरास्थल है। अब देखिए यहाँ पे इमाम गांव, आरंभिक गांव के रूप में इमाम गांव को जाना जाता है। इमाम गांव को आरंभिक गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पूरा मैप में सबका लोकेशन भी है। देखिए हुंसगी यहाँ पे है, आदि चनलूर यहाँ पे है, सब इसमें देखिएगा, आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली, कुरनूल की गुफाएं, ये सारा ये सब साउथ भारत, दक्षिण भारत का हिस्सा है। पूरा स्थल, अब बात आती है कि पूरा स्थल किसे कहते हैं। वे स्थान जहां पर पुराने अवशेष मिलते हैं, वे स्थान जहां पर पुराने अवशेष मिलते हैं, पुराने औजार, तरह तरह के सामान मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, इमारत मिलते हैं, उसे पूरा स्थल कहा जाता है। अब सारे काल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, पैलियो और लिथोस 2 शब्दों से मिलकर पैलियोलिथिक बना है। पैलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ओल्ड स्टोन कहने का मतलब कि पुराने पत्थर से उसके औजार बने होते थे और उतना नुकीला उसका औजार रहता होता नहीं था। ये आरंभिक काल था। पाषाण काल का आरंभिक काल कौन है बताइए? पूरा पाषाण काल। पूरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन, और पाषाण मतलब क्या? पत्थर। 20 लाख साल पहले से 12,000 पहले के समय को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। 20 लाख साल पहले से याद रखिएगा 12,000 साल पहले तक के समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल को भी 3 भागों में आगे बांटा गया है: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। फिर से देखिए, पूरा पाषाण काल कम अंग्रेजी मतलब होता है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है। पैलियो का मतलब ओल्ड होता है, वहीं लिथोस का मतलब स्टोन होता है। हिंदी में बात किया जाए तो पूरा का मतलब प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर। 20 लाख साल पहले से 12,000 तक साल पहले के समय को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को आगे चल के भी 3 भागों में बांट दिया गया है: आरंभिक पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और उत्तर पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, मेजोलिथिक पीरियड की। तो इस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस काल में बहुत तेजी से पर्यावरण में बदलाव देखने को मिला। इसका समय उसका कितना था? उसका समय देखिए, उसका समय कितना था? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। और इसका समय देखिए 12,000 तक यहाँ आ गया, तो इसका है 12,000 पहले से 1,000 साल पहले के समय को मध्य पाषाण कहा जाता है। इस समय के जो पाषाण के जो औजार थे बहुत छोटे होते थे, उसके कंपेयर में, उसके तुलना में, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो माने बड़ा, तो माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी लघु पाषाण कहा जाता है। यानी इस समय के मध्य पाषाण के काल के जो औजार होते थे वो पूरा पाषाण काल के औजार की तुलना में क्या होते थे? छोटे होते थे और नुकीले होते थे। इसलिए इसको छोटा होने के कारण माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे कहने का मतलब कि मान लीजिए हंसिया है तो इसमें मुट्ठा लकड़ी का लगा होता था ताकि काटने में छांटने में आसानी हो। जैसे हंसिया माने हंसुआ, सौज और सिकल माने आरी, इसमें मुट्ठा लगा होता था हड्डी और लकड़ियों के। आमतौर पे हम लोग जो धान काटते हैं हंसिया से काटते हैं तो उसमें लकड़ी का मुट्ठा लगा होता है, और आरी में भी किसका? लकड़ी का और धातु का भी मुट्ठा लगा हुआ आता है। नवपाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसका केवल समय याद रखना है, 10,000 पहले से स्टार्ट हुआ था, यानी 10,000 पहले समाप्त हुआ, 10,000 पहले से स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव देखने को आए और लोगों को एक जगह बसने की प्रवृत्ति आने लगी।
जलवायु परिवर्तन कब से शुरू हुआ? 12,000 साल पहले से दुनिया के जलवायु में एकाएक बदलाव देखने को मिले और इसी समय से लोगों को एक जगह पे स्थायी निवास यानी बसने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, चालू हो गई। गर्मी बढ़ने लगी। जलवायु परिवर्तन में गर्मी क्या होने लगा? पृथ्वी का बढ़ने लगा, घास का मैदान बनने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां जो शाकाहारी जो जीव है, जैसे हिरण, बकरी, गाय, भेड़ी जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। इस समय मछली को भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। समझ में आ गया? जलवायु परिवर्तन 12,000 साल पहले बहुत तेजी से हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों में स्थायी बसने की प्रवृत्ति आ गई। जलवायु परिवर्तन में गर्मी बढ़ने लगा। गर्मी बढ़ा तो नीचे का जो समुद्र का ये सब का पानी होता है, वाष्पीकरण होकर कहाँ जाने लगा? ऊपर कंडेंसेशन हुआ, उसका संघनन हुआ और संघनन के बाद वर्षा हुआ। वर्षा के बाद क्या हुआ कि बहुत जंगल ये सब बढ़ने लगे, हरे पेड़ पौधे, घास इस सब का मैदान बनने लगे, जिसके कारण शाकाहारी जीव की संख्या बढ़ने लगी, जैसे हिरण, बकरी, गाय, भेड़ी। उसके बाद ये याद रखना कि इस समय लोगों का मुख्य भोजन क्या था? मछली। सबसे पहले मानव ने किसको पालतू बनाया? तो इसका आंसर है कुत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। बसने की प्रक्रिया क्या है? बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की प्रक्रिया को ही बसने की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्त, बसने की प्रक्रिया मतलब क्या होती है? जब बसेगा, हम कहीं बसेंगे तो वहां बसेंगे, कैसे बसेंगे? वहां पे अगर खेती स्टार्ट कर दें, जानवर को पालना शुरू कर दें, तो हम मजबूरी है वहां बसेंगे तो जरूर है, कहीं कि न बसेंगे तो फिर वहां खेतवा में जो हम उपजा रहे हैं हम कहीं और चल जाएंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो बसने की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की प्रक्रिया जो है उसी को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। बसने की प्रक्रिया भी लगभग 1200 साल पहले शुरू हुई। बसने की प्रक्रिया 1200 साल पहले शुरू हुई। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन भी भोजन का भंडारण का एक तरीका है, याद रखिएगा। अब बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पे? कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे रहते थे। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे रहते थे और उस गड्ढा के नीचे जो आवास था उसको गर्तावास कहा जाता था, गर्तवास। इसमें उतरने के लिए स्टेप्स यानी सीढ़ियां बनी होती थी। ठंड से बचाव के लिए प्रायः बनाया जाता था। जम्मू कश्मीर एकदम भारत के उत्तर में है तो वहां बहुत ज्यादा ठंडा पड़ती है। ठंडा पड़ने के कारण कश्मीर के लोग जमीन के अंदर खुदाई करके रहने का स्थान बना लेते थे गड्ढा में, जिसे गर्तावास कहा जाता है। और गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियां थी और इसको बनाया क्यों जाता था? ठंड से बचने के लिए। नवपाषाण युग के बारे में पढ़िए। नवपाषाण में देखिए, पूरा पाषाण के बाद जो धीरे धीरे औजार क्या हुआ? पहले भोथराल औजार था, उससे उतना अच्छा से काम नहीं होता था और धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? थोड़ा परिवर्तन आने लगा, उससे कुछ नुकीला बनने लगा, औजार बनने लगा। समझ गए? तो नवपाषाण युग में पत्थर के औजार पॉलिश चढ़ाई हुई बनने लगा, यानी जो पत्थर के औजार बना उस पर पॉलिश भी चढ़ाया जाने लगा, जैसे ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा। फिर क्या हुआ? उस समय ओखली और मूसल का भी प्रयोग चालू हो गया। ओखली का प्रयोग किस लिए होता था? इन सबके अनाजों वनस्पतियों को पीसने के लिए। ओखली का नहीं, मूसल का। मूसल समझते हैं? मूसल और ओखली रहता है इस टाइप का, समझ गए? पत्थर का। और उसमें क्या कीजिए, ऐसे ऐसे मारने से क्या होता है? मूसल से कुटाई होता है, अनाजों वनस्पतियों को पीसने का काम आता है। हड्डियों की भी औजारें बनाई जाने लगी। उसके बाद नवपाषाण में क्या हुआ कि पत्थर के तो होबे करता था, पत्थर के औजार और नुकीला बनने लगा, साथ ही साथ हड्डियों को भी औजार के रूप में यूज किया जाने लगा। मिट्टी के अलंकृत मतलब होता है सजा के, पूरा श्रृंगार पटार करके। अलंकृत बर्तन का भी प्रयोग इस काल में होने लगा। अलंकृत माने समझ गए? सजा के। मेहरगढ़ ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रा के पास हरा भरा समतल स्थान है। ईरान जाने के लिए वो महत्वपूर्ण रास्ता था। दर्रा माने जानते हैं? दर्रा माने पहाड़ के बीच जो रास्ता होता है उसको कहते हैं बोलन दर्रा। बोलन दर्रा के पास हरा भरा स्थान था, उसी का नाम मेहरगढ़। यानी मेहरगढ़ क्या था? ईरान जाने के लिए जो रास्ता था बोलन दर्रा, उकरे पास हरा भरा स्थान था। सबसे पहले यहीं पर ही यानी मेहरगढ़ में भेड़ बकरी पालने, जौ गेहूं उगाया गया।
समझ गए? यानी सबसे पहले जौ गेहूं को उगाने का प्रमाण कहां से मिलता है? मेहर घर से मिलता है। और भेड़ बकरी पालने का भी प्रमाण मिलता है। चौकोर आयताकार घरों का अवशेष भी प्राप्त हुआ। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाने का प्रमाण यहीं से मिला। और एक कब्र तो ऐसा मिला मृतक के साथ बकरी के भी अवशेष मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ में कब्र का चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? यहाँ पे देखिए ये आदमी है और ये क्या है? बकरी है। समझ गए? मेहरगढ़ के बारे में पता लगा। मेहरगढ़ ईरान जाने वाला जो रास्ता था, वहीं पे बोलन दर्रा के पास हरा भरा समतल स्थल था। सबसे पहले जौ और गेहूं जाने का प्रमाण यही से मिलता है। बकरी भेड़ पालने का प्रमाण भी मिलता है। घर चौकोर और आयताकार घरों का प्रयोग उस समय बना होता था। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। जैसे एक कब्र मिला है जहां मृतक के साथ बकरी के भी अवशेष मिला है। चताल युग, चताल युग नामे से क्लियर है, भारत का तो है नहीं, तो ये स्थान कहाँ है बताइए? तुर्की। तुर्की देश में है चताल युग। तुर्की की राजधानी का है अंकारा, मुद्रा है लीरा। तुर्की अंकारा लीरा। नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल में से एक है चताल युग, तुर्की वाला। यहाँ दूर दराज से लोग कई चीजें यहाँ पे लाया जाता था। दूर दराज से यहाँ पे कई चीज आया था, माने कि चताल लोक में। जैसे सीरिया से आया था चकमक पत्थर। लाल सागर से कुछ आया था बताइए? कौरियां। वही भूमध्य सागर से क्या आया था? सीपियां। कहाँ पे? चताल युग। यानी चताल युग कहाँ पे है बताइए? नवपाषाणिक स्थल जो तुर्की देश में है। और वहां पे विभिन्न दुनिया के विभिन्न देशों से, कई जगहों से वहां पे कुछ सामान लाए जाते थे। जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से क्या? कौरियां, और भूमध्य सागर से सीपियां। यहाँ पे देख सकते हैं मेहरगढ़ का घर किस टाइप से था। ये चरखुटे की ना है, आयताकार घर है कि ना आयताकार। अब चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है। यहाँ पे कुछ ये सब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है, याद कर लीजिएगा। मध्यपाषाण युग कहां से कहां? 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई बताइए? 12,000 साल पहले आरंभ हुई। नवपाषाण युग का आरंभ कब से हुआ? 10,000 साल पहले से। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ कब से हुआ? 8,000 पहले से। तो ये सब ठोर पर रखिएगा, ठीक ना। कुछ शब्द है, इसका अंग्रेजी में मीनिंग लिख दिया है। हम चाहते हैं कि आप अंग्रेजी भी सीखें और हिंदी भी सीखें। आखेटक खाद्य संग्रह का मतलब होता है हंटर गैदरर्स। साइट मतलब होता है पूरा स्थल। उद्योग स्थल जैसे फैक्ट्री। आवासीय स्थल हैबिटेशन। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण मेजोलिथिक। लघु पाषाण माइक्रोलिथिक। कृषक फार्मर। पशुपालक हर्डर्स। नवपाषाण युग नियोलिथिक पीरियड। और कब्र क्या? ब्यूरियल्स। ये तमाम इतना सारा छठा में पढ़ना था, कुछ ज्यादा तो था नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी था। इसलिए जितने भी हमारे भाई हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे तो देखने के बाद एक आप पीडीएफ से रिवाइज भी कर लीजिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। तो ये था क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने पढ़ाया और आपने पढ़ा। अब इसके बाद इतिहास का तीसरा चैप्टर आने वाला है, और कुछ ही दिन में जो ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है जो बना हुआ है, उसका 1 शॉट वीडियो भी आ जाएगा, ताकि एक ही वीडियो के माध्यम से आप पूरे ज्योग्राफी को आत्मसात कर सके। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।